हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। मैं जितेंद्र सैनी, आपका बायोलॉजी टीचर, एक बार फिर आपके सामने एक इंटरेस्टिंग पार्ट जो हम कर रहे थे बायोलॉजी का एक टॉपिक निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, उसको कंप्लीट कर लिया है हमने। पिछले प्रीवियस जो भी हमने 5 पार्ट बनाए हैं, कौन से चैप्टर के, लेसन नंबर 3 के, अध्याय 3 के, उन सभी 5 पार्ट को आप अच्छे से समझिएगा। इस पार्ट 6 के अंतर्गत हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला है। नया मतलब कि रिलेटेड उसी से, लेकिन एक नया टॉपिक है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, भ्रूणपोष। याद रह जाएगा नाम, भ्रूणपोष। बहुत याद रखना जरूरी भी है, क्योंकि देखो भ्रूणकोष अलग होता है, एम्ब्रियो सेक अलग होता है और एंडोस्पर्म अलग होता है। भ्रूणकोष हमने बात की थी, उसके अंतर्गत कैसी संरचना थी, किन किन प्रकार की विधियों से हमने उसके अंदर पराग नलिका को एंटर करवाया था, और पराग नलिका के प्रवेश करने के पश्चात भी हमने उसके अंदर निषेचन की प्रक्रियाओं को 2 अलग अलग चरणों में संपन्न करवाया था। आशा करता हूं कि आपको वो सभी चीजें आसानी से समझ में आई होगी। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इजी और अच्छा और छोटा सा टॉपिक है, जिसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। भ्रूणपोष का, केवल भ्रूणपोष के बारे में जनरल डिटेल्स और नॉर्मल सी कुछ बातें हैं जो समझेंगे। उससे पहले समझिए कि भ्रूणपोष होता क्या है। देखिए, मैं आपको वापस रिवाइज कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था कि हमने बात की थी डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन की। हमने बात क्या की थी, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन यानी कि त्रिकसंलयन की हमने बात की थी। हमने क्या किया था कि भाई 2 नर युग्मक थे, एक नर युग्मक ये, दूसरा नर युग्मक ये। 2 नर युग्मक थे, पराग नलिका द्वारा आए थे। एक का तो हमने करवाया था अंड कोशिका के साथ निषेचन, और क्या बनेगा उससे, युग्मनज, और आगे चलकर क्या बनाएगा, भ्रूण यानी कि बीज। ठीक है। दूसरा जो नर युग्मक था वो किससे जुड़ा था, वो जुड़ा था ध्रुवीय केंद्र, जिसे हम बोलते हैं द्वितीय केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस। द्वितीय केंद्र ये 2n था, और ये आगे जाकर क्या बनाया था, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण किया था। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र, जिसे हम PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसका निर्माण किया था। ये था 3n, n 2n 3n, n ये भी n थी, ये बनेगा 2n। ठीक है। यहां तक हमने द्विनिषेचन और त्रिकसंलयन की प्रक्रिया को समझा था। बड़े ही आसानी से छोटी छोटी चीजों को हमने कंसेप्ट बेस किया था। अब यह क्या हो गया कि ये तो जो प्राथमिक न्यूक्लियस था, ये जो अंड कोशिका और युग्मनज बना, ये तो आगे चलकर भ्रूण बना लेगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट बेस ये बात अपने को याद रखनी है, भ्रूण के निर्माण से पहले किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। क्योंकि भ्रूणपोष का निर्माण क्यों होता है, क्योंकि भ्रूणपोष का कार्य है भ्रूण को पोषण प्रदान करना। पैसे को पोषण जो प्रोवाइड करेगा वो भ्रूणपोष पहले बनेगा, तभी तो भ्रूण को पोषण प्रोवाइड करेगा। भ्रूण के बनने के बाद किसको पोषण प्रोवाइड करेगा, किसको न्यूट्रिशन वो देगा। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सदैव हमेशा से, इस प्रकार इसको यहां पर लिख देंगे, हमेशा से भ्रूणपोष का निर्माण या परिपक्वन भ्रूणपोष का निर्माण सदैव भ्रूण के निर्माण से पहले होता है, भ्रूण से पहले होता है। भ्रूण के निर्माण से पहले होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेप्ट बेस। ठीक है। तो क्या हो रहा था कि नर युग्मक और नर युग्मक और अंड कोशिका जो मादा युग्मक की संयुक्त, ये युग्मनज बना के भ्रूण बनेगा, ये बाद में बनेगा, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। दूसरा जो न्यूक्लियस था नर युग्मक का, वो द्वितीय केंद्रक से जब इसने संलयित हुआ तो इसने क्या बनाया, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, और ये आगे जाकर क्या बनाता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, भ्रूणपोष का। तो ये आगे टॉपिक अपना क्या है, भ्रूणपोष। तो अपने को ये बनाना है, ठीक है, इसका निर्माण करना है।
अब इसका निर्माण किस प्रकार होता है, किस किस टाइप के भ्रूणपोष होते हैं और क्या इसका कंडीशन होती है, उसको ये आज अपने को समझना है। तो चलिए देखते हैं, अपना अपना जो टॉपिक है वो है एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष। किससे बनता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि आवर्तबीजी पौधों में त्रिक संलयन द्वारा। अब त्रिक संलयन ये आपने अभी किया है, N2N, यानी कि दो इधर N है, दो न्यूक्लियस यहाँ पर है, एक और एक दो, और ये तीसरा तो 3N हो गया। तो आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म यहाँ पे क्यों लिखा है, अभी हमने पहले ही बोला था कि द्विनिषेचन और त्रिक संलयन का जो गुण धर्म है वो केवल और केवल आवर्तबीजी पादपों के अंतर्गत पाया जाता है। दूसरे कोई भी प्रकार के प्लांट्स इस प्रकार का कैरेक्टर शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आवर्तबीजी पौधों में त्रिक संलयन द्वारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जहां पर ये भी लिखा जाएगा या शॉर्ट में PEN से हम इंडिकेट करेंगे इसको कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है। कब होता है, आवर्तबीजी पौधों में त्रिक संलयन द्वारा होता है, ठीक है। किसका, त्रिक संलयन द्वारा होता है। और ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये आगे चलकर किसका निर्माण करेगा, भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। अब ये जो भ्रूणपोष बनेगा, ये भ्रूणपोष, यह भ्रूणपोष भ्रूण के विकास हेतु क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, भ्रूण के विकास हेतु पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रोवाइड करता है। कौन करता है, भ्रूणपोष, ठीक है। लेकिन हमने केवल आवर्तबीजियों की बात की है। अगर मैं बात करूं जिम्नोस्पर्म की, यानी कि अनावर्तबीजी पादपों की मैं बात करूं, तो अनावर्तबीजी पादपों में ये भ्रूणपोष है, इसका निर्माण निषेचन से पहले ही हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अनावर्तबीजी पादपों के अंतर्गत भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पहले ही, निषेचन की क्रिया होने से पहले ही हो जाता है। और इस प्रकार की स्थिति जो जिम्नोस्पर्म में बनती है वो निषेचन से पूर्व बनती है। आवर्तबीजी ही एक ऐसे पादप हैं जिनके अंतर्गत ये कंडीशन निषेचन के बाद होती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होगी। और हम बात करेंगे कि जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष के निर्माण की प्रक्रिया तो हमने समझ ली। अब जो ये भ्रूणपोष होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, तो देखिए कि विकास की जो प्रक्रिया चलती रहती है, विकास की प्रक्रिया के आधार पर भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स टू अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, यानी कि विकास के आधार पर 3 प्रकार के क्या होते हैं, भ्रूणपोष पाया जाता है। और तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके अंदर हम सबसे पहले चलते हैं, पहला अपना है केंद्रकीय भ्रूणपोष। क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, केंद्रकीय भ्रूणपोष। आप देखो, इसको समझने से पहले अपने को पूरे के पूरे भ्रूणकोश की संरचना को पता होना चाहिए। पूरी की पूरी भ्रूणकोश की संरचना पता होनी चाहिए। किस प्रकार की हमने बात की थी कि एक नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर, अंडकोशिका और नर युग्मक मिलकर जाइगोट यानी युग्मनज बनाएंगे। तो उस युग्मनज को हमने ब्लू से इंडिकेट किया। जैसे जैसे उसका परिवर्तन होता रहेगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, इसको हम ब्लैक डॉट से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ कैपिटल लेटर में एम लिखा है, जिसे बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड बीजांड द्वारी शिरा, और नीचे की तरफ अपने सी लिखा हुआ, इसे बोलते हैं चलेजल एंड यानी कि चला जाए निभाग वाला शिरा, ठीक है। अब केंद्रकीय भ्रूणपोष में क्या होता है कि जो जाइगोट होता है और नीचे की तरफ प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, तो ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का विभाजन हो जाता है, यानी कि इसका क्या हो जाता है, कोशिकीय विभाजन हो जाता है। लेकिन एक कंडीशन रहती है, क्या रहती है कि इसमें केंद्रकीय विभाजन होता है तो इसमें एक कंडीशन होती है कि इसकी सेल वॉल नहीं बनती। जब तक सेल वॉल नहीं बनेगी तो पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल सेल का निर्माण नहीं होगा, कोशिका का निर्माण नहीं होगा। तो केंद्रकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का जब केंद्रकों का विभाजन होता है तो 1 से 2 केंद्रक बनते हैं, फिर 2 से 4, 4 से 8 केंद्रक बनते रहते हैं और मुक्त केंद्रक बन जाते हैं, और बीच के अंदर एक
रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, बीज के अंदर मध्य एक वैक्यूल्स का निर्माण हो जाता है और ये केंद्रक आपस में संलयित होकर एक आवरण संरचना बना देते हैं और अंत में इसके ऊपर चारों तरफ परत का निर्माण हो जाता है और ये धीरे धीरे ये मुक्त केंद्र क्या होते हैं, ये मुक्त केंद्र आपस में संलयित होकर एक ठोस संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, और देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत, अगर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तो अपने को आसानी से समझ में आ जाएगा नारियल, क्योंकि जब तक ये मुक्त केंद्र स्वतंत्र अवस्था में है तो ये स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, जैसे इसका विकास होना स्टार्ट हो जाता है तो जैसे जैसे इसके अंदर क्या हो जाती है, कोशिका वृद्धि हो जाती है, बीज के अंदर मध्य रिक्तिका के अंदर केंद्रक तैरते रहते हैं मुक्त केंद्रक, और साथ साथ भ्रूण का निर्माण भी होता रहता है। तो आपने नारियल की संरचना देखी होगी, नारियल में क्या होता है कि जो कच्चा नारियल होता है उसके अंदर संपूर्ण पानी होता है, तो नारियल होता है तो उसके अंदर जो पानी के अंदर क्या मुक्त पानीनुमा संरचना, जिसे हम कहते हैं कि नारियल का भ्रूणपोष खाते हैं, भ्रूणपोष ही तो खाते हैं, क्योंकि जो पानी के अंदर मुक्त के अंदर तैरते रहते हैं, जैसे जैसे उसका विकास होता है जैसे वैसे सफेद कलर की वो गुद्देदार संरचना का निर्माण होता रहता है, और जैसे ही संपूर्ण भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है तो उसके अंदर पानी नष्ट हो जाता है और केवल भ्रूणपोष बढ़ जाता है। इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि नारियल के यानी कि नारियल का फल जो नारियल है उसका कौन सा भाग खाया जाता है, तो भ्रूणपोष खाया जाता है। समझ आ गया, और यह अंत में बीज के अंदर वैक्यूल्स बन जाती है, कोशिका भित्ति बन जाती है और मुक्त केंद्र आपस में संलयित होकर गुद्देदार संरचना का निर्माण कर लेते हैं और भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। यह था अपना केंद्र के जिसके अंतर्गत सेल वॉल का निर्माण नहीं होता, कोशिका का निर्माण नहीं होता। अब दूसरे प्रकार के भ्रूणपोष की तरफ अगर हम चले तो दूसरा भ्रूणपोष कौन सा है, दूसरा अपना जो भ्रूणपोष है वो है कोशिकीय भ्रूणपोष, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्या है, कोशिकीय भ्रूणपोष। अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था केंद्रकीय भ्रूणकोष, केंद्र के यानी केंद्रकों का विभाजन हो रहा था, कोशिका भित्ति का या संपूर्ण कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर देखो ये जाइगोट, ये युग्मनज है ब्लू में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ऊपर की तरफ माइक्रोपाइलर एंड बीजांडद्वारी सिरा, नीचे की तरफ चलेजल एंड निवागी सिरा। अब यहाँ पर प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्र का विभाजन होते समय, जब प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्र का प्रथम विभाजन होता है तो उसके बीच में एक भित्ति का निर्माण हो जाता है और वो भित्ति आगे चलकर अनेक प्रकार की जैसे जैसे विभाजन होता रहता है वैसे वैसे भित्ति का निर्माण होता रहता है और संपूर्ण कोशिका का निर्माण होता है, जिसकी वजह से एक भ्रूणकोष बनता है, वो कोशिकीय भ्रूणकोष, जिसके अंदर संपूर्ण कोशिका भित्ति युक्त कोशिका बनते हैं और सभी कोशिका ये अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ भ्रूण का निर्माण होता है। अब ये कोशिकीय भ्रूणकोष केंद्र के भ्रूणकोष आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर केंद्र फ्री रहते हैं, मुक्त केंद्र रहते हैं, यहाँ पर कोशिका क्या रहती है, मुक्त केंद्र में रहते हैं, यहाँ पर क्या भित्ति का निर्माण होकर एक संपूर्ण भित्ति युक्त केंद्र का निर्माण हो जाता है और कोशिका का निर्माण हो जाता है। अब ये हेलोबियल है जो कि इन दोनों का मिक्स्ड फॉर्म है। क्या है, मिक्स्ड फॉर्म है। कि हेलोबियल भ्रूणकोष क्या होता है कि हेलोबियल भ्रूणकोष की मैं बात करूं तो ये देखो ऊपर की तरफ क्या है, जाइगोट है, जाइगोट, नीचे की तरफ क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ठीक है, ऊपर की तरफ माइक्रोपाइलर एंड बीजांडद्वारी सिरा है और नीचे की तरफ चलेजल एंड यानी कि निवागी सिरा है। ठीक है, तो जैसे ही इसमें प्राथमिक विभाजन होता है तो इसके अंदर दोनों का मिक्स होता है, एक मुक्त के अंदर रहता है और एक के बीच में परत बन जाती है। फिर जैसे जैसे विभाजन होता है तो मुक्त के अंदर के बीच में वैक्यूल बन जाती है, नीचे वाली के संरचना में क्या हो जाता है, एक परत का निर्माण होकर अंदर की तरफ अलग प्रकार के मुक्त के अंदर की कोशिकीय संरचना बनती है। और जैसे जैसे मुक्त केंद्रक वाले तो मुक्त ही रह जाते हैं, बाकी वाले जो केंद्रक है जिसके ऊपर आवरणनुमा संरचना या परत का निर्माण या कोशिकीय आवरण का या भित्ति का निर्माण हुआ है वो चलकर क्या बनाते हैं, भित्ति बनाते हैं, बीज के अंदर मुक्त के अंदर रह जाते हैं और भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो दोनों का मिक्स देखो, यहाँ पर तो मध्य रिक्तिका, यहाँ पर भी बन रही है मध्य रिक्तिका, मुक्त केंद्र, ये सारे मुक्त केंद्र, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, यहाँ पर देखो सभी प्रकार की कोशिका, यहाँ पर सभी प्रकार की कोशिका। तो हेलोबियल प्रकार का जो भ्रूणपोष है वो कोशिकीय और केंद्रीय दोनों प्रकार का मिक्स्ड भ्रूणपोष है। हमने भ्रूणपोष की बात की, भ्रूणपोष किसे कहते हैं, आवर्तबीजी पौधों में त्रिक संलयन द्वारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण होता है और यह भ्रूणपोष भ्रूण के विकास के लिए क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। अब भ्रूणकोष के अंदर क्या होता है, कुछ भ्रूणकोष के अंदर चुस्कांग होते हैं जो बाह्य वातावरण से भी क्या होता है, पोषण या न्यूट्रिशन को एकत्रित करते हैं ताकि भ्रूण को पोषण प्रदान कर सके। कुछ भ्रूणकोष के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का संलयन का संचरण होता है जिसकी वजह से वो प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। और उक्त कोशिकाएं जो इसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती है वो सारी कोशिकाएं क्या होती है, भोजन युक्त या पोषण युक्त
पाई जाती है। तो आज का जो अपना टॉपिक था वो क्या था, भ्रूण कोश, यहाँ पर कंप्लीट होता है भ्रूण कोश का। फिर हम भ्रूण का परिवर्तन, आगे में भ्रूण के परिवर्तन के बारे में भी पढ़ेंगे। अपना जो अगला टॉपिक है वो है अपना भ्रूण का परिवर्तन। भ्रूण परिवर्तन की बात कर रहे थे। अब भ्रूण परिवर्तन के समझने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि सबसे पहले हैंस्टिंग ने भ्रूण परिवर्तन को समझाया था कैप्सुला पादप के अंतर्गत, और उसी ने जो विवरण प्रस्तुत किया था उसी विवरण को आज हम देखने वाले हैं। हैंस्टिंग ने जो बताया था वो उन्होंने कहा था कि जब युग्मकों का संलयन के बाद भ्रूण के निर्माण की बात आती है, यानी कि भ्रूण का निर्माण आरंभ होता है, तो निषेचन के पश्चात देखो भ्रूण का निर्माण जब नर व मादा युग्मक मिलने के पश्चात युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है, तो उस कोशिका का विभाजन होकर दो कोशिका बनती है। दो कोशिका कौन सी, एक बनती है शीर्षस्थ कोशिका जिसे बोलते हैं, जो हमेशा चलाजा एंड की तरफ बनेगी। शीर्षस्थ कोशिका कहां पर बनेगी, चलाजा एंड की तरफ बनेगी, निभागी सिरे की तरफ, और एक नीचे की तरफ बनती है आधारी कोशिका जो माइक्रोपाइलर एंड यानी कि बीजांड द्वारी सिरे की तरफ बनती है। अब इन दोनों कोशिकाओं के अंदर ऊपर वाली शीर्षस्थ कोशिका के अंदर और नीचे वाले में दो अनुप्रस्थ विभाजन होता है, दो बार। एक बार जब कैसे अनुप्रस्थ विभाजन होता है कि चतुर्थ स्टेज बनती है, जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल बात करूं इसके अंतर्गत, एक बार तो पहले ऐसे विभाजन होता है लॉन्गिट्यूडनल, और फिर एक बार ऐसे विभाजन होता है, तो दोनों बार अनुप्रस्थ विभाजन होता है। फिर नीचे की ऊपर की तरफ 4 कोशिकाएं, नीचे की तरफ भी चतुर्थ स्टेज बनती है, और इनका ट्रांसफर डिवीजन के बाद में ये 8 कोशिका होता है, फिर धीरे धीरे ये 16 कोशिकाओं के अंतर्गत बदल जाती है, और जैसे जैसे विभाजन होता रहता है तो इसका विकास बनता है, और अंत में एक आगे चलती स्टेज ये ग्लोब्यूलर स्टेज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, ग्लोब्यूलर स्टेज का निर्माण करती है। अब ये ग्लोब्यूलर स्टेज क्या होती है, ग्लोब्यूलर स्टेज में देखो बाहर की तरफ है ना डर्मेटोजन सेल्स बनती है जो इसकी बाह्य त्वचा बनाती है, अंदर की तरफ प्यूरन्स यानी कि मस्कुलर बंडल्स बनते हैं, बीच में अंदर प्राक भ्रूण बनते हैं, और नीचे की तरफ बंडलों का निर्माण होकर हार्ट शेप कोशिका धीरे धीरे प्रांकुर भाग का निर्माण होने लगता है। और ग्लोब्यूलर स्टेज से फिर डर्मेटोजन कोशिका अंदर की तरफ खांचनुमा संरचना बनाती है, और इसी खांचनुमा संरचना के अंतर्गत ऊपर की तरफ प्रांकुर का भाग निर्माण होता है, नीचे की तरफ मूलांकुर का विकास आरंभ होता है, और इसके अंदर जो भी हार्ट से बनती है, इसके बाद में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो भ्रूण का जो हम बोलते हैं कि कोटिलिडन्स बनना आरंभ हो जाता है, और कोटिलिडन्स बनने के बाद में इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है जिसमें 2 बीजपत्र बनते हैं और एक प्रांकुर तथा एक मूलांकुर का निर्माण होता है, और ये इसकी मैच्योरिटी स्टेप की स्टेज होती है। तो भ्रूण के परिवर्तन के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस अपने को याद रखना चाहिए कि विभाजन होगा, शीर्षस्थ कोशिका बनेगी, आधारी कोशिका बनेगी, अनुप्रस्थ विभाजन होगा, फिर 8, 16 तथा ग्लोब्यूलर स्टेज आएगी, फिर डर्मेटोजन कोशिकाएं बनेगी, और फिर धीरे धीरे प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण होगा। हार्ट शेप के बाद में इसमें क्या होगा, मैच्योर स्टेज में आता है बीज पत्र का निर्माण भी हो जाता है। तो अपने भ्रूण का परिवर्तन का आप ये चार्ट आसानी से बना लीजिएगा, इससे अपने को समझ आ जाएगा। एग्जाम के अंदर भी ये नॉर्मल से चार्ट बनाने पर अपना काम बन जाएगा, और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इसके अंदर बन जाएगी। आप इसका जरूर इसको बनाइएगा, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप नोट्स दिए जाएंगे, आपको नोट्स के अंदर भी आप इसको समझ सकते हो। तो इस प्रकार की जो चीजें थी वो हमने आज कवर कर ली है। मोस्ट ऑफ 2 टॉपिक क्लियर किए, एक तो मुख्य रूप से भ्रूण कोश और दूसरा है भ्रूण का परिवर्तन। ये दोनों टॉपिक आज हमने क्लियर कर लिए हैं, और इसके आगे का जो भी पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। अपना जो चैप्टर है वो एंडिंग की ओर, इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक बचा है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और कंटिन्यू जो भी आपके चैप्टर्स कवर अप कराए जा रहे हैं उनको आप आसानी से समझने का प्रयास कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत हम बीज के बारे में पढ़ेंगे, सीड का फॉर्मेशन के बारे में, किस किस प्रकार से बीज का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।